हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम सरिता रॉय और हम लोग आज इस लेक्चर में साइटोस्केलेटन एलिमेंट और न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन एलिमेंट दैट मीन्स कोशिका कंकाल। ये जो है कोशिका कंकाल प्रोकार्योट्स में देखने को नहीं मिलता। यह सिर्फ यूकार्योटिक सेल में देखने को मिलता है। कोशिका कंकाल दैट मीन्स साइटोस्केलेटन एलिमेंट जो है यह सिर्फ हमें यूकार्योटिक सेल में देखने को मिलता है। अब कोशिका कंकाल क्या होता है? कोशिका कंकाल लंबे लंबे नालिका आकार का प्रोटीन से बना स्ट्रक्चर होता है। लंबे लंबे नालिका आकार का प्रोटीन से बना स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, यह सेल को शेप प्रोवाइड करता है, आकार प्रदान करता है, सेल के मूवमेंट में मदद करता है, सेल को गति प्रदान करता है और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन एलिमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जो है माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। अब जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है, इसे हमें डीप में समझना है। जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है, यह किससे बना होता है? यह अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन यह दो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। अब जब अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन साथ आते हैं, तब ये क्या बनाते हैं? तब ये प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। या प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। और ऐसे ऐसे जब 13 प्रोटोफिलामेंट साथ आएंगे, तब जाकर कहीं एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। तब जाकर कहीं एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। अब इस माइक्रोट्यूब्यूल का क्या काम है? जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है, यह सेल में फ्लैजिला फ्लैजिला बेसल बॉडी स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल को बनाने में मदद करता है। माइक्रोट्यूब्यूल का हमारे सेल में क्या काम है? माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। किसका? सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल का। मतलब कि सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल को बनाने में कौन मदद करता है? इसकी बनावटी इकाई कौन होती है? माइक्रोट्यूब्यूल होती है। हम लोग सीलिया और फ्लैजिला को समझेंगे। सीलिया क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला दोनों क्या है? सतह पर पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है, सरफेस स्ट्रक्चर है। जिसमें सीलिया क्या होता है? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये क्या होता है? सीलिया जो है वो किसी भी सेल में एक से ज्यादा देखने को मिलता है। और फ्लैजिला जो है वह एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जो सीलिया है यह सिर्फ यूकारियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। यह सिर्फ किसमें देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ यूकारियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है? यह सेल के मूवमेंट में मदद करता है, सेल को गति प्रदान करता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? पैरामीशियम, जो हमारा प्रोटोजोआ जगत है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म मिलता है जो है पैरामीशियम। इसके पूरे बॉडी सरफेस पे सीलिया पाया जाता है। इसके पूरे बॉडी सरफेस पे क्या देखने को मिलेगा? इसके पूरे बॉडी सरफेस पे हमें सीलिया देखने को मिलता है। अब ये सीलिया क्या करता है? अगर कोई भी फूड यहाँ है, मान लो यहाँ है, और इसका माउथ मान लो कहाँ है? इसका माउथ यहाँ नीचे है, इसका माउथ नीचे की तरफ है। तो ये सीलिया क्या करेगा? इसी सीलिया के मदद से ये फूड पार्टिकल जो है मूव करते करते इसके माउथ तक आएंगे और तब जाकर कहीं ये फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर पाएगा। ठीक, तो सीलिया क्या करता है? पैरामीशियम में किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट में मदद करता है। और ये हमारे बॉडी में, ये एनिमल सेल में सीलिएटेड इपिथीलियम में पाया जाएगा। जब भी आप लोग एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पे सीलिएटेड इपिथीलियम पढ़ाया जाता है। दैट मीन्स सेल के ऊपर क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट में मदद करते हैं, जो किसी पार्टिकल के मूवमेंट में मदद करते हैं।
तो इसका हमने दो एग्जांपल देखा, एक है पारामीशियम। पारामीशियम के पूरे बॉडी सरफेस पे सीलिया होता है जो किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट में मदद करता है, और हमारे बॉडी में ये सीलिएटेड एपिथेलियम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग फ्लैजिला को समझेंगे। फ्लैजिला जो है यह किससे मिलकर बना होता है? यह बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट से मिलकर बना होता है, जिसे हमने प्रोकार्योटिक सेल में समझा था। और जो फ्लैजिला है यह दोनों तरह के सेल में देखने को मिलेगा। यह प्रोकार्योटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकार्योटिक सेल में भी पाया जाता है। जो प्रोकार्योटिक सेल है, यह प्रोकार्योटिक सेल में फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है, और यूकार्योटिक सेल में यह ट्यूब्युलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। फ्लैजिला क्या करता है? सेल के मूवमेंट में मदद करता है, सेल को गति प्रदान करता है। सीलिया और फ्लैजिला को जब हम लोग काट कर सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे समझते हैं। इसमें क्या है? आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है, सबसे बाहर में क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन पाया जाता है। और इसमें कितने मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं? इसमें एक ही मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सीलिया और फ्लैजिला किससे मिलकर बना है? सीलिया और फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल है। तो इसके अंदर भी हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि पेरीफेरी पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये जोड़े में प्रेजेंट होते हैं या पेड़ में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? जिसे हम लोग ड्यूप्लेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसे हम लोग ड्यूप्लेट कह देंगे। और ये ड्यूप्लेट कहाँ पाया जाएगा? ये पेरीफेरी पर पाया जाता है, पेरीफेरी पर पाया जाएगा। और ये ड्यूप्लेट आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटर ड्यूप्लेट ब्रिज। दो ड्यूप्लेट के बीच में पाया जाने वाला ब्रिज, इंटर ड्यूप्लेट ब्रिज। ठीक। और ऐसे ऐसे टोटल 9 ड्यूप्लेट्स होते हैं। कितने ड्यूप्लेट्स होते हैं? ऐसे ऐसे टोटल 9 ड्यूप्लेट्स होते हैं जो पेरीफेरी पर देखने को मिलते हैं। ऐसे ऐसे टोटल 9 ड्यूप्लेट्स होते हैं जो हमें पेरीफेरी पर देखने को मिलेंगे। अगर ये पूछ दे कि बताइए सीलिया और फ्लैजिला में टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो पेरीफेरी पर प्रेजेंट हैं, तो 9 ड्यूप्लेट्स प्रेजेंट हैं। 9 इंटू 2 18। पेरीफेरी पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे? 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और वहीं जब हम सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? सिंगलेट प्रेजेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल अलग अलग सिंगलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे ऐसे दो सिंगलेट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे दो सिंगलेट प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ, किससे जुड़े होते हैं? इंटर सिंगलेट ब्रिज की मदद से जुड़े होते हैं। इंटर सिंगलेट ब्रिज, दो सिंगलेट के बीच में पाया जाने वाला ब्रिज। तो सेंटर पर कितना माइक्रोट्यूब्यूल है? सेंटर पर दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिसे हम लोगों ने सिंगलेट कहा, जिसे हम लोगों ने क्या कह दिया? सिंगलेट। और ये सिंगलेट आपस में जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटर सिंगलेट ब्रिज। और ये जो सिंगलेट है यह कवर्ड होते हैं। यह कैसे होते हैं? कवर्ड होते हैं। इसे हम लोग क्या बोल देंगे? शीथ। शीथ मतलब कवर्ड। अब क्या है कि जो ड्यूप्लेट पेरिफेरी पर प्रेजेंट है और जो सिंगलेट सेंटर पे प्रेजेंट है, यह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसकी मदद से जुड़े होते हैं? रेडियल स्पोक की मदद से जुड़े होते हैं। रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक क्या करता है? पेरिफेरी के ड्यूप्लेट को सेंटर के सिंगलेट से जोड़कर रखने में मदद करता है। अब अगर ये पूछे कि बताइए सीलिया और फ्लैजिला में टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल पेरिफेरी पर कितने प्रेजेंट थे? 8। और सेंटर पर कितने प्रेजेंट है? 2। तो कितने हो जाएंगे? 20। सीलिया और फ्लैजिला में टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम किसका है? ये सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाने वाला डायग्राम है। सीलिया एंड फ्लैजिला। जब हम लोग सीलिया और फ्लैजिला को काट कर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। आगे चलते हैं। आगे है सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। क्या है? सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। यह भी किससे बना होता है?
यह भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। और ये जो है सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, यह सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? यह सिर्फ हमें एनिमल सेल में देखने को मिलता है। जब हम लोग सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम को काट कर देखेंगे तो वहां पर एक कार्टवील टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कार्टवील जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पहिए जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि है ये। यह भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है। लेकिन सीलिया और फ्लैजिला और सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में एक अंतर है। क्या है? कि वहां पर पेरिफेरी पर हमें ड्यूप्लेट्स देखने को मिले थे, दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, जिसे हम लोग ट्रिपलेट कह देंगे। क्या कह देंगे? ट्रिपलेट कह देंगे। और ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। इंटर ट्रिपलेट ब्रिज ट्रिपलेट्स के बीच में पाया जाने वाला ब्रिज। और वहां हमने क्या देखा था? वहां हमने देखा था कि जो सेंटर है, सेंटर पे दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स पर, सेंटर पे एक एक माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे, जिसे हमने सिंगलेट कहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंटर पे जो है, यहाँ पे सेंटर पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का एक हब होता है, प्रोटीन हब। तो हमने क्या देखा कि सेंटर पे ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है और ऐसे ऐसे टोटल 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है। तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स पूछे, पेरिफेरी पर क्या हो जाएगा, तो 27। और सेंटर पे क्या है, सेंटर पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन का हब प्रेजेंट है। पेरिफेरी के ट्रिपलेट को सेंटर के प्रोटीन हब से कौन जोड़ता है, तो यहां भी रेडियल स्पोक जोड़कर रखता है। कौन जोड़कर रखता है? रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक क्या करता है, ट्रिपलेट को प्रोटीन के हब से जोड़कर रखने में मदद करता है। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में कितने होते हैं? 27 होते हैं। सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम बनता है, सेंट्रियोल से क्या बनता है, सेंट्रोसोम बनता है। क्या होता है कि दो सेंट्रियोल एक साथ आते हैं, दो सेंट्रियोल जो हैं वो एक साथ आएंगे, लेकिन वो क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। एक मिनट, ओहो, दो सेंट्रियोल क्या होंगे, एक साथ आएंगे, दो सेंट्रियोल एक साथ आएंगे, और वो जो है वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। और तब जाकर इस दो सेंट्रियोल से क्या बनता है, एक सेंट्रोसोम बनता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। और ये क्या करेगा, सेंट्रोसोम के बारे में हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, जिसमें सेंट्रोसोम जो है यह स्पिंडल फाइबर के निर्माण में मदद करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, स्पिंडल फाइबर के निर्माण में मदद करता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी, तो 1831 में, इन 1831, 1831 में न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हम लोग न्यूक्लियस में कुछ समझेंगे कि जो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस रहित होता है। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, एक से ज्यादा केंद्रिका देखने को मिलता है। तो वो कौन से सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो है हमारा आरबीसी और सीव ट्यूब। सीव ट्यूब किसमें देखने को मिलेगा, प्लांट्स में देखने को मिलेगा। अब आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस क्यों नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जो हमारा आरबीसी है ये क्या कैरी करता है, ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। और ऑक्सीजन को डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स तक, हर एक सेल तक बॉडी में पहुंचाता है। तो नेचर ने क्या बोला, नेचर ने बोला कि मैं इससे सारे सेल ऑर्गेनिल्स और
केंद्रिका दैट मीन्स न्यूक्लियस हटा देता हूँ, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को पहुंचा सके, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का नीड बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा, दैट मीन्स उतना ज्यादा एटीपी टूटेगा, और उतना ज्यादा एटीपी टूटेगा उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा, और उतना ज्यादा ही हम लोग एक्टिव रह पाएंगे। तो नेचर ने क्या बोला कि मैं इसे वरदान देता हूँ, और वरदान क्या था कि सारे सेल ऑर्गेनिल्स और न्यूक्लियस हटा देता हूँ, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाए, ऑक्सीजन को पहुंचा पाए। उसके बाद है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो है ये प्लांट्स में देखने को मिलता है, और सीव ट्यूब जो है ये प्लांट में वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। सीव ट्यूब के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो कोई तो होगा जो इसके सारे एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा होगा। तो इसी के बगल में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है, और उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। जो कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल के मदद से ही सीव ट्यूब के सारे एक्टिविटीज को वो मॉनिटर कर पाता है, और जो प्लांट में वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट को बहुत इजीली वे में पॉसिबल हो पाता है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वो कौन है? वो है इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, कोकोनट का इंडोस्पर्म, प्लाज्मोडियम, और हमारा स्केलेटन मसल। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब पोजीशन क्या है, न्यूक्लियस सेल में कहाँ पाया जाता है? जो हमारा एनिमल सेल है, जब हम लोग एनिमल सेल को देखते हैं तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है यह सेंट्रल होता है, यह सेंटर में पाया जाता है। वहीं जब हम लोग प्लांट सेल को देखेंगे, जब हम लोग प्लांट सेल को देखेंगे तो न्यूक्लियस जो है ये पेरीफेरी पर चला जाता है, यह पेरीफेरी में पाया जाता है, सेंटर से दूर पाया जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा हमने समझा था क्योंकि प्लांट में सैप वैक्यूल होता है। क्या होता है? सैप वैक्यूल होता है। और ये सैप वैक्यूल जो है यह प्लांट के 90% वॉल्यूम को छेक कर रखता है, 90% जगह को छेक कर रखता है। ये क्या है? सैप वैक्यूल। और इसी सैप वैक्यूल के कारण जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इन प्लांट सेल, ये सेंटर से हटकर पेरिफेरी पर चला जाता है। तो क्या एनिमल सेल में कोई भी वैक्यूल नहीं होता? तो ऐसा नहीं है। एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स या तो नहीं होंगे, और होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि न्यूक्लियस को किसी तरह का दिक्कत नहीं देते। न्यूक्लियस अपने जगह पे सेंटर पे ही पाया जाएगा इन एनिमल सेल। और प्लांट सेल में एक बड़े से वैक्यूल के प्रेजेंट होने के कारण वो पेरीफेरी पर चला जाता है। अब हम लोग न्यूक्लियस के डायग्राम को समझेंगे। जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, यह द्विझिल्ली युक्त कोशिका अंग है। इसमें क्या होता है? दो मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है आइनर मेम्ब्रेन। एक क्या है? आउटर मेम्ब्रेन और आइनर मेम्ब्रेन। और इसी दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस मिलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? खाली स्थान पाया गया है। दो मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह है, जिसे हम लोगों ने क्या कह दिया? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और बेटा एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि जगह जगह पर ये दो मेम्ब्रेन क्या होता है? एक साथ आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जगह जगह पर ये दो मेम्ब्रेन एक साथ आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और जिसके वजह से एक पोर जनरेट होता है। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही ये जुड़ रही हैं तो एक पोर जनरेट हो रहा है, एक छेद प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कह देंगे? जिसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कह देंगे। क्या कह देंगे? न्यूक्लियर पोर कह देंगे। और इसी न्यूक्लियर पोर की मदद से आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है। किसका? आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट जो है वह इसी न्यूक्लियर पोर के मदद से संभव हो पाता है।
जिसमें से जो हमारा आरएनए है, या आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करता है, न्यूक्लियस से, केंद्रक से कोशिका द्रव की तरफ मूव करता है। और जो हमारा प्रोटीन है, यह क्या होता है, यह कोशिका द्रव से न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है। यह क्या होता है, प्रोटीन जो है, यह साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है। अब न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें क्या देखने को मिलता है, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और क्या देखने को मिलेगा, धागे जैसे, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, जिसे हम लोग क्या कह देंगे, क्रोमेटीन कह देंगे। क्या कह देंगे, क्रोमेटीन कह देंगे। तो हमने न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या देखा, न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें न्यूक्लियोलस, दैट मीन्स केंद्रिका, और क्रोमेटीन देखने को मिलता है। हम लोग न्यूक्लियोलस को समझेंगे। न्यूक्लियोलस क्या है, झिल्ली से रहित सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, और ये जो है, यह सिर्फ यूकारियोटिक सेल में देखने को मिलता है। न्यूक्लियोलस क्या करता है, यह आरएनए के संश्लेषण में मदद करता है। यह क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है। और आरएनए दैट मीन्स राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये आरएनए क्या करता है, ये आगे जाकर राइबोसोम के फॉर्मेशन में मदद करता है। ये आगे जाकर राइबोसोम बनाता है। तो इसीलिए न्यूक्लियोलस को क्या कहा जाता है, राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। क्योंकि न्यूक्लियोलस ने क्या किया, न्यूक्लियोलस ने राइबोसोमल आरएनए बनाया, और यही राइबोसोमल आरएनए आगे जाकर राइबोसोम बना देता है। तो इसीलिए न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं हम लोग, राइबोसोम फैक्ट्री। आगे चलते हैं, आगे क्या है, क्रोमेटीन। क्रोमेटीन क्या होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर्स, धागे जैसा स्ट्रक्चर्स, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने को मिलता है, जो कि केंद्रिका द्रव में देखने को मिलता है। और यह किससे मिलकर बना होता है, यह जो है, यह डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। क्रोमेटीन को सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा था। फ्लेमिंग ने क्या देखा, फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस को बेसिक डाई से कलर किया, और उन्हें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले, जिसे उन्होंने क्रोमेटीन का नाम दे दिया था। क्रोमेटीन क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर अब डीएनए जो है, वो ऐसे थ्रेड लाइक, खुले खुले हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में तो देखने को नहीं मिलेगा। डीएनए जो है खुला तो नहीं होगा, वो क्या होता है, या थोड़ा कंडेंस्ड होकर क्रोमेटीन बनाता है। क्रोमेटीन बनाता है, जो क्या होता है, डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म होता है। क्रोमेटीन, क्रोमेटीन क्या होता है, डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म होता है। और क्रोमेटीन मोस्ट कंडेंस्ड, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होकर क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। तो जब कभी भी हम लोग सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, सेल में न्यूक्लियस को जब हम लोग देख रहे होंगे, तो हमें मोस्टली वहां पर क्रोमेटीन देखने को मिलेगा। क्योंकि जो क्रोमोसोम है, यह सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम ही विजिबल होता है। जब सेल डिवीजन में भी एम फेज में, जब न्यूक्लियस में डिवीजन चल रहा होता है, तभी जाकर क्रोमोसोम दिखता है। बाकी टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा, बाकी टाइम हमें सेल के न्यूक्लियस में क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ क्रोमेटीन देखने को मिल रहा होगा। और यही जो है, क्रोमेटीन या क्रोमोसोम या डीएनए जो है, ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या जेनेटिक मैसेज भेजना है, कौन कौन सा जीन्स ट्रांसपोर्ट करना है, या कैसे जेनेटिक डिसीजेस, ये सभी कुछ इसी से रिलेटेड है। किससे, क्रोमेटीन से। और क्रोमेटीन के मोस्ट कंडेंस्ड, अगर पूछे कि क्रोमेटीन का मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म बताइए, तो वो क्या है, क्रोमोसोम है। और इसी के डिवीजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो है सेल साइकिल और सेल डिवीजन।
तो हमने क्रोमेटिन में क्या देखा? क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा, जो हमें केंद्रिका द्रव में देखने को मिलेगा। क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है? यह डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। क्रोमेटिन को सबसे पहले किसने देखा था? फ्लेमिंग ने देखा था। कहाँ देखा था? तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन्हें देखने को मिला मिला था न्यूक्लियस के अंदर। जब इन्होंने स्ट्रेन किया था, उसे कलर किया था बेसिक डाई, ये याद रखिएगा, बेसिक डाई से ही कलर किया था। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा कि जो क्रोमेटिन है या जो डीएनए है या न्यूक्लियस के अंदर खुले खुले प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने क्रोमेटिन कहा है। और यही क्रोमेटिन कंडेंस्ड होते जाता है और क्या बना लेता है, या क्रोमोसोम के फॉर्मेशन को क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में मदद करता है। दैट मीन्स मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन अगर पूछे तो क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। क्या क्रोमोसोम हमें सेल में एनी टाइम देखने को मिलेगा? नहीं, यह सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम देखने को मिलता है, और सेल डिवीजन के टाइम भी एम फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यूकारियोटिक सेल को पूरा कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड और नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सारे सेल ऑर्गेनिल्स को पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस को समझा है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग सेल साइकिल, सेल डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।